Hello and welcome to this session on Indian Contract Act. Me, Sachin Goyal, Dr. Krishna Coaching. I welcome you here in this session. And today, I will be discussing with you the topic of doctrine of frustration. क्या है doctrine of frustration? समझिए पहले कि जब ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से या तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया. It could be physical impossibility, or there could be frustration of the object कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था आज फिजिकली तो पॉसिबल है उसको परफॉर्म करना, पर द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द परफॉर्मेंस इज फ्रस्ट्रेटेड, वो खत्म हो गया. अभी समझाता हूं इसका क्या मतलब है. और फिर इतिहास क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, शुरू कहां से हुआ. स्टार्ट हुआ था सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ये कॉन्सेप्ट, फिर धीरे धीरे आया फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, फिर आ गई ऑब्जेक्ट वाली बात. तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहां कहां वो स्पेसिफिक इंस्टांसेस जहां डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होकर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, और कब कब लगता तो है कि यहां भी अप्लाई होनी चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, पर होती नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है. तो हम इसको कुछ डायग्राम्स के साथ करेंगे, बेयर एक्ट के साथ करेंगे. मैं पहले आपको डायग्राम के साथ समझाना चाहूंगा, उसके बाद हम बेयर एक्ट की तरफ चलेंगे. I would like to share my screen with you people so that you can understand the things in a better way. Here in front of you is a very beautiful diagram on doctrine of frustration. I hope you can see this. Look, मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस डायग्राम के अंदर. जो सबसे पहला पार्ट है सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी बात करता है, और जो सेक्शन 56 है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसको मैंने त्रिशंकु बना दिया. यहाँ 3 पार्ट्स में पढ़ाना है आपको, और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आप देखिए. सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा है मीनिंग, यानी कि मतलब क्या है इसका, और फिर इसका इतिहास यानी इसकी एवोल्यूशन. ये देखिए यहां गिव अ मिनट. एवोल्यूशन यानी कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे पैदा हुआ, कैसे ये सामने आया. हम इसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. फिर आता है ये मीनिंग और ये आ गया एवोल्यूशन. फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां ये अप्लाई होता है, स्पेसिफिक ग्राउंड्स वेयर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल और वेयर इट डज नॉट अप्लाई. अब मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको. ये देखिए, आई होप अब आपको इजीली दिखाई दे रहा है. दिखाई. ये देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा मीनिंग एंड एवोल्यूशन 1 and 1A. फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको वेयर द डॉक्ट्रिन अप्लाइज. ओके, और फिर हम आपको इसी में पढ़ाएंगे वेयर द डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई. ठीक है जी, डज नॉट अप्लाई. यहां पर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं करी, ये होगा थर्ड पार्ट. क्लियर. अब फर्स्ट पार्ट पर फिर दोबारा चलते हैं, मीनिंग पर. ये देखिए, मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहां से हुआ. ये कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट हुआ यहां से, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. हिंदुस्तान में भी पहले जो कॉन्सेप्ट प्रिवेल किया करता था वो क्या था, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी गिवन इंपॉर्टेंस. जो प्रॉमिस किया है दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ. तो चाहे ऑब्जेक्ट फेल हो गया नहीं हुआ कुछ ही देखा जाए, जो जुबान हो गई सो हो गई. अगर एक लायबिलिटी इंकर कर लिया, आपने वादा कर दिया तो कर दिया. इसे हम कहते हैं रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो दुनिया में सामने आया था, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये फर्स्ट स्टेप था जहां से पैदा हुई थी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. और हालांकि उसके बिल्कुल अगेंस्ट है ये, और ये केस का नाम था पैराडाइन वर्सेस जेन 1649. ठीक है जी. इसमें हुआ क्या था, जब एक जमीन
एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक टेनेंट को किराए पे दी गई, मगर वार लग गई। वार की वजह से उस टेनेंट को उस जमीन से डिसपोसेस कर दिया गया, निकाल दिया गया, और कभी वो उस लैंड को यूज ही नहीं कर पाया। तो क्या उसको रेंट देना पड़ेगा? कोर्ट में केस गया, कोर्ट कहती है यस, उसको देना पड़ेगा रेंट। क्यों? उसकी जुबान हो गई थी। वो कहता मैं तो कभी लैंड को यूज ही नहीं कर पाया, वार लग गई और मुझे डिस्पोजेस कर दिया, निकाल दिया गया उस एरिया से, दुश्मनों के कब्जे में आ गई थी वो तो सारी जमीन। कहते इससे क्या होता है, जब जुबान की थी तुमने तब तो जंग नहीं थी। तो जुबान तो जुबान है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसको हम एक और चीज कहते हैं, द रूल ऑफ सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी मेंटेन्ड। जो जुबान दे दी सो दे दी। फिर समय बदला और हम लिबरल हुए। इसके लगभग 200 सालों के बाद, 200 इयर्स के बाद, एक और रूल सामने आया, रूल ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। कि जब जुबान हो गई, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तब कुछ एक्सप्रेस के साथ साथ कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस भी हैं कि वो काम अगर हो पाया तो ही पैसे देने हैं। जैसे कि एक म्यूजिक हॉल किराए पर दिया एक कंपनी ने, एक मैनेजर ने किसी को, लेकिन बिना उस मैनेजर की किसी नेग्लिजेंस के, जब कॉन्सर्ट होना था, जब वहां पर परफॉर्मेंस करनी थी दूसरी पार्टी ने, उससे पहले ही म्यूजिक हॉल में आग लग गई। अगर मैंने किसी को कोई थिएटर किराए पर दिया है, मगर मेरी किसी गलती के बिना ही, मेरी किसी नेगलेंस के बिना ही उस थिएटर में आग लग गई, तो जिसको मैंने किराए पर दिया है, बाद में अगर वो मुझसे हर्जाना मांगे कि मेरी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या सच में मैंने ब्रीच किया है? मैंने खुद ने तो अपने थिएटर को आग नहीं लगाई, ना मेरी नेगलेंस की वजह से आग लगी है, तो क्या मुझे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर हर्जाना देना पड़ेगा? आंसर नहीं। अब यहां पर हमने एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को छोड़ दिया। पर इससे पहले 200 सालों तक, 200 इयर्स तक इंग्लैंड में रूल चलता रहा, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। लेकिन अब जरूरत महसूस हुई तो टेलर वर्सेस कार्डवेल में पहली बार एक नई डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ, रूल ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, दैट देयर आर सम इम्प्लाइड कंडीशंस। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, एक वो स्टेज आई, ठीक है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस फिजिकली पॉसिबल है, मगर ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। और वो फाइनल वो स्टेज थी जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन फाइनली इवॉल्व हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन फाइनली इवॉल्व। इस केस का नाम था क्रेल, KRELL, क्रेल वर्सेस हेनरी 1903। कहानी क्या थी? जब एक राजा की कोरोनेशन सेरेमनी, उसके राज्याभिषेक की जो सेरेमनी होनी थी और जिस रोड से गुजरना था, वो प्रोसेशन, उसको देखने के लिए, क्योंकि राजा को ईश्वर की एक परछाई माना जाता है। इंग्लैंड के लोगों में बहुत क्रेज थी अपने राजा को राज्याभिषेक वाले दिन प्रोसेशन में जाते हुए देखने की। तो सड़क, जिस सड़क से गुजरना था ये काफिला, उस सड़क के दोनों तरफ के जो घर थे, उन घरों की जो बालकनीज थी, वो किराए पर लेना शुरू हो गए लोग, ठीक है। एक आदमी ने बालकनी को किराए पर लिया, मगर राजा बीमार हो गया, जिससे कोरोनेशन सेरेमनी जो है वो पोस्टपोन हो गई, ठीक है। अब जो मकान मालिक था, क्या उसको किराया जो उससे पहले एडवांस रखा है वापस करना होगा, या फिर जो बैलेंस किराया है, क्या मकान मालिक का किराएदार से लेना बनता है? अब प्रोसेशन जो दो डेट्स थी, 26 जून 27 जून, जिसके लिए वो बालकनी किराए पर ली गई थी कि एक आदमी आएगा अपने बीवी बच्चों के साथ और वो बालकनी में बैठेगा और राजा के दर्शन करेगा और शायद हैंड वेव करेगा प्रोसेशन के दौरान, वो तो हो ही नहीं पाएगा। मकान मालिक कहता है मैंने आपको बालकनी दी थी, बालकनी सामने बैठ है, इन 2 दिनों के लिए आओ और बैठो,
ठीक है, वो कहता हमने आपकी नॉलेज में ला दिया था कि हम क्यों ले रहे हैं इस बालकनी को किराए पर, और ये आप भी जानते हैं कि वो वाला कारण अब खत्म हो गया है। वो कहता मैंने बालकनी दी थी, बालकनी अब भी वहां पर है, इन 2 दिन आओ, अपने परिवार के साथ बैठो, बातें करो मेरी बालकनी पर, चले जाओ। कहते हम पागल है, अपने घर की बालकनी छोड़ के आप घर की बालकनी में आए, क्यों बैठे? राजा तो आ नहीं रहा, राजा को तो बुखार हो गया। क्या मकान मालिक का किराएदार से 2 दिन का बालकनी में बैठने का किराया लेना बनता है? यहां पर ये डॉक्ट्रिन फाइनली रिवॉल्व हुई। Now physical performance of the contract is possible, but the object is frustrated. Therefore, the contract is frustrated. अब किराएदार को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, एडवांस जो किराया दिया वो भी वापस मिलेगा। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये है फाइनली कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया इसमें। अब इसके बाद आता है सेकंड सेगमेंट। एक सेगमेंट हम पूरा कर चुके हैं, सेकंड सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं। कहां ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व होती है, कहां ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है, फिर थर्ड हम करेंगे कहां ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, वेयर द डॉक्ट्रिन अप्लाइज, वो स्पेसिफिक ग्राउंड्स जहां पर ये अप्लाई होती है। सबसे पहला आता है डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये इसे हम ठीक कर देते हैं। ये वर्ड लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय से वर्ड बना है डिस्ट्रक्शन, DSTRUCT। डिस्ट्रक्शन आप नाम लिख लीजिए अपना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं टेलर वर्सेस कार्डवेल, CAL। ठीक है, जहां पर एक म्यूजिक हॉल को आग लग गई थी। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बताया है, जहां पर म्यूजिक हॉल को फायर की वजह से नुकसान, फायर डिस्ट्रॉय हो गया म्यूजिक हॉल, जिसकी वजह से नहीं दे पाए। तो सब्जेक्ट मैटर ही अगर डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे कि मैंने आपसे अपना घोड़ा बेचने का सौदा किया, मगर जिस दिन मुझे घोड़ा देना था उससे एक दिन पहले ही घोड़े की मौत हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या अब मैं घोड़े वाले पैसे आपसे लेने का हक रखता हूँ? बिल्कुल ही, बल्कि जो एडवांस मनी ले रखी है क्या अभी वापस करनी पड़ेगी? हाँ, करनी पड़ेगी। क्लियर? 15,000 में घोड़ा बेच रहा था, 5,000 मैंने एडवांस ले लिया, 31 तारीख को घोड़ा मैंने आपको देना था, 31 तारीख से 2 दिन पहले 29 तारीख को ही घोड़े की मौत हो गई, सर्दी लग गई घोड़े को, जुकाम से मर गया। समझ में आया? तो बाकी बचे 10,000 तो मैं आपसे ले ही नहीं सकता, जो 5,000 मैंने आपसे एडवांस ले रखा है वो भी मुझे वापस करना होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो गई। देखिए, अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर पार्शियल डिस्ट्रक्शन हुई है, अगर वो पार्शियल इस हद तक है, सिर्फ इसी हद तक अभी भी परफॉर्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि म्यूजिक हॉल का जो कारपेट था, मान लो उस कारपेट पे आग लग गई, तो बिना कारपेट वाला म्यूजिक हॉल दिया गया। समझ में आया? तो सिर्फ कुछ हर्जाना या फिर कुछ लेसर रेंट पे करने की जरूरत है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। परफॉर्मेंस इज स्टिल पॉसिबल। उसकी 10 सीटें ऐसी है जिसको चूहे कुतर गए। आउट ऑफ 500 सीट्स इन द म्यूजिक हॉल, 10 कुर्सियों को चूहों ने काट दिया, या फिर 10 कुर्सियों के ऊपर एक स्लैब आकर गिर गई और अब 490 सीटें रह गई है। ठीक है, अब ये पार्शियल डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर 490 कुर्सियां टूट गई है और सिर्फ 10 कुर्सियां ही बची हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। डिपेंड करता है, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस बताएगा कि क्या परफॉर्मेंस अब पॉसिबल है या नहीं है। ओके, मतलब if I purchase a house in that example कि मैं तो ये नहीं दस्या लाइक जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना है अपनी ऐप के ऊपर वीडियो ऑन करे और क्वेश्चन पूछे, क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन सभी बच्चे सुन पाए। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, सर्कमस्टांसेस जिनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं। करो, ठीक है जी।
those students who want to ask questions should have the Zoom app open with them, because their question has to be heard to all the students attending the class. Okay, or the question is short so that I can repeat. Okay, then whenever a student has to ask a question, student can ask, but मतलब सर हॉर्स स्पेसिफाइड नहीं है कि क्यों चाहिए है, ये रेसर से चाहिए तारा डिस्ट्रक्ट को जो फ्रैक्चर बेस ये वैसे चाहिए फिर डिस्ट्रक्ट नहीं फॉर द हाँ जी, अभी एक स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्रॉपरली अपना क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट पूछिए क्वेश्चन। चलो बात नेक्स्ट चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस बता चुका हूं। जिन सर्कमस्टांसेस से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आज के दिन में, अगर वो सर्कमस्टांसेस नहीं करते हैं, अगर वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कि, और जो नए सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से अब उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अभी एग्जांपल के साथ इसको करेंगे थोड़ी देर में। देन नॉन अकरेंस, यहां पर वर्ड एन आएगा, नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट। ये बता चुका हूं, किंग जिसकी कोरोनेशन सेरेमनी होनी थी वो पोस्टपोन हो गई, ठीक है, क्योंकि किंग जो है वो बीमार हो गया, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्प्ट। जिस इवेंट के लिए वो जगह किराए पर, वो बालकनी किराए पर ली गई थी, ठीक है, वो इवेंट कैंसिल हो गया, तब भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। देन डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, इसका केस है रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन, जहां पर एक लेडी, एक फेमस पियानो प्लेयर थी और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया परफॉर्म करने का, लेकिन इलनेस की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, नॉट बाउंड। नेक्स्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और, यहां पर और वर्ड आएगा, ऑफ की जगह वर्ड आएगा और। गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, अगर सरकार ने एक काम को करने से मना कर दिया, केस का नाम है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम बांगड़ एंड कंपनी, ठीक है, जहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स एंड ड्रेन्स ऑफ अ सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर सरकार ही रोक दे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया, और स्पेसिफिकली अप्लाई करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फिर इंटरवेंशन ऑफ वार, अगर जंग लग गई है, अगर जंग शुरू हो गई है जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तब भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन टू लीजेस, ठीक है, जहां पर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज पर ली है, वहां पर भी, जहां पर आपने लीज पर ली है कोई प्रॉपर्टी, वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिफरेंटली अप्लाई करता है, लेकिन अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरह से कोर्ट्स ने इंटरप्रेट करते हुए अपने फैसले दिए हैं। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ केसेस जो हम करेंगे, जिससे आपको 7th पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, जैसे कि नीतीश का पूछ रहा है, इन केस ऑफ एग्जांपल ऑफ हॉर्स, ठीक है जी, वो समझा चुका, ठीक है जी। हाँ जी, ऊंचा बोलो, छोटे में पूछो, पूछो क्वेश्चन पूछिए। जब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जब परफॉर्मेंस नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट की, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इस केस में जो मकान मालिक था जिसने अपना बालकनी रेडी, देखिए जब भी सब्जेक्ट मैटर, जो खरीदने का सौदा किया है, जो मकान किराए पर लेने का सौदा किया, अगर वो मकान ही टूट गया, मान लो बाढ़ आ गई और मकान बह गया उसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बालकनी वाला केस जो कॉलोरेशन ऑफ केस था। और सेकंड पॉइंट ये है, अगर ऑब्जेक्ट खत्म हो गया तब भी फ्रस्ट्रेशन है। आप ये नहीं कह सकते कि जब जब सब्जेक्ट मैटर खत्म नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करेगा। समझिए,
अगर सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया तब भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब भी हो जाएगा। अब बालकनी वाले केस में चाहे फिजिकली पॉसिबल था लेकिन ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, ऑब्जेक्ट खत्म हो गया तो भी फ्रस्ट्रेशन अप्लाई करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जब जब कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली परफॉर्म करना पॉसिबल है तब तक फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करेगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। समझ में आया? पहला रूल था डॉक्ट्रिन कौन सी आई थी? एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो जुबान हो गई सो हो गई। फिर उसके 200 सालों के बाद ये रूल आया, रूल ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, कि फिजिकल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। हाँ, अगर फिजिकली एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना पॉसिबल ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कर जाएगा। उसके 1863 इसके भी लगभग 40 साल के बाद एक और आया, ना सिर्फ फिजिकल पॉसिबिलिटी, ऑब्जेक्ट भी इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट खत्म हो गया तब भी कॉन्ट्रैक्ट पर लग जाएगी फ्रस्ट्रेशन। समझ में आया? तो अब दो तरह से फ्रस्ट्रेट होगा, ठीक है। अगर फिजिकल पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल हो गई है, अगर फिजिकली पॉसिबल है लेकिन लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो गई तब भी फ्रस्ट्रेशन अप्लाई करेगा। पहले मान लो शेर के शिकार पर बैन नहीं था, एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें शेर मार के लाके दूंगा, बदले में 10 लाख रुपए लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस टाइम तक ये अलाउड था, मगर बाद में सरकार ने इस पर बैन लगा दिया कि शेर का शिकार आपसे कोई कर नहीं सकता। अब ये फिजिकली तो पॉसिबल है पर ये लीगली पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट पर क्या लग जाएगी? फ्रस्ट्रेशन। जो पैसे एडवांस में रखे वापस करने पड़ेंगे। समझ में आया? और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि मान लो एक आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें जो एक कोई इवेंट है, मान लो उस इवेंट में मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म करूंगा। अब वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पर ही कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने बैन लगा दिया कि एक आदमी जो गाना गाता था उसने कहा कि मुझे अपनी बड़ी स्टार नाइट ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। तो डीजे सिस्टम वाले से बात कर ली, ठीक है जी, और डीजे सिस्टम वाले ने 5 लाख रुपए मांगे, 1 लाख रुपए एडवांस दिया, 4 लाख रुपए नाइट वाले दे रहे हैं, ठीक है। अब ये डीजे नाइट, स्टार नाइट जब ऑर्गेनाइज होनी थी उससे 10 दिन पहले ही कोरोना की वजह से कर्फ्यू लग गए, ठीक है। स्टार नाइट लॉकडाउन हो गया, असेंबलीज अलाउड नहीं है, स्टार नाइट कैंसिल हो गई। क्या वो 1 लाख रुपए वापस लेने बनते हैं? यस। क्या डीजे वाला रिमेनिंग 4 लाख ले सकता है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पर क्या लग गया? फ्रस्ट्रेशन। फिजिकली पॉसिबल है पर लीगली पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? और आगे चलते हैं। और एक और चीज, एक और एग्जांपल देता हूँ। डीजे सिस्टम किसी ने बुक कर लिया, लड़का लड़की की शादी ही टूट गई, डीजे वाला कहता है लीगली पॉसिबल है गाना बजाना, आप लोग आओ मेरा गाना सुनो। कहता जिस शादी में हमने आपको बुलाना था वो शादी टूट गई, शादी कैंसिल हो गई, तो ऑब्जेक्ट फेल हो गया, तब भी क्या लग गया? फ्रस्ट्रेशन। हाँ जी पूछिए। शादी हो रही थी और उसी टाइम गाना हो नहीं पाई और वो डीजे वाले ने अपना सारा काम रखा हुआ है, उसके बाद कैंसिल होती है, फिर तो डीजे वाले की पेमेंट करनी पड़ती है। डॉक्टर ऑफ क्वांटम मेरिट एक तो लगता है कि अगर मुझे एडवांटेज लिए तो देना बनता है। अब क्वेश्चन ये आया है, निधि ने क्वेश्चन ये पूछा है कि मान लो डीजे वाला अपना सामान लेकर आ गया, सेटअप भी कर लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, जैसे ही लड़के ने लड़की को देखा उसने कहा मुझे लड़की पसंद नहीं आई और शादी के मंडप से दूल्हा भाग गया, ठीक है। यहाँ डीजे वाले को पेमेंट मिलेगी, यहाँ क्योंकि शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। और वैसे भी दूल्हे की स्टेज पर आने से पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। Excuse me, sir. पूछिए। Sir, in the case of 1903, it's not the headache of the owner to see whether what happens afterwards. Sir, suppose आप क्रेल वर्सेस हेनरी की बात कर रहे हो, क्रेल वर्सेस हेनरी है ना? Yes sir. देखिए, अगर तो पर्पस
क्यों वो मकान की बालकनी किराए पर ली जा रही है? इफ द पर्पस वॉज ब्रॉट इन टू कंटेम्पलेशन, ब्रॉट इन द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, देन, क्योंकि स्पेसिफिक इवेंट था, उसको बता दिया गया था कि हम राजा की कोरोनेशन सेरेमनी के प्रोसेशन को देखने के लिए परिवार के साथ यहां बैठने के लिए आपकी बालकनी को किराए पे ले रहे हैं। समझ में आया? अगर ये ना बताया होता, अगर ये ना बताया होता तो किराया देना पड़ता, तो फ्रस्ट्रेशन अप्लाई ना होती। समझ में आया? अब जैसे मान लो एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं, सभी एक ही परिवार में रहते हैं, बाप अपने 2 बेटों के साथ, दोनों बेटों की पत्नियां भी हैं, और लड़ाई होती रहती है दोनों भाइयों में, और बाप को लगता है लड़ाई और बढ़े, इससे अच्छा है एक बेटे को एक और मकान किराए पर लेकर दे देता हूं, वो वहां जाके रह ले। क्लियर? और वो पड़ोस के वर्मा जी से पूछता है उनका मकान क्या वो किराए पर देंगे? वो कहते हैं हाँ दे देंगे। वो कहते हैं मेरे बेटे के लिए मुझे चाहिए। वो कहते हैं ठीक है जी, ओके। और फाइनली वो एडवांस पेमेंट कुछ दे देते हैं। अब बाद में दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों में सुलह हो गई, लड़ाई खत्म हो गई। अब बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया? नहीं हुआ। जो एडवांस मनी दी हुई है क्या वापस लेना बनता है? नहीं बनेगा। हाँ, समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो ऐसी कोई बात है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर वो मकान किराए पर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बस मकान ही किराए पर देने की बात हुई थी, कोई लड़ाई वगैरह कुछ बातें ही नहीं हुई थी। समझ में आया? ओके। अगर उन्होंने वर्मा जी से कॉन्ट्रैक्ट किया होता कि हमारे घर में एक लड़की की शादी है, बहुत से लोग आएंगे किराएदार, तो मुझे एक दिन के लिए आपका मकान चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि बेटी की शादी है, कम से कम 100 लोग आएंगे, तो कहीं पर गेस्ट हाउस किराए पर लूंगा मैं, इससे अच्छा आपका घर खाली पड़ा, इतना बड़ा घर है, मैं आपको दूंगा 5,000 रुपए, बस एक रात हमारे रिश्तेदारों ने सोना है। ठीक है, वर्मा जी ने कह दिया हाँ, मगर शादी से पहले ही शादी हो गई कैंसिल, तब भी क्या 5,000 देने होंगे? नहीं। अभी आ गया इवेंट। इवेंट वॉज ब्रॉट इनटू कंटेम्पलेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। समझ में आ गया? और इवेंट हो गया कैंसिल, ठीक है, तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। क्वेश्चन पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? आंसर मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का? यस सर। चलो मैं आगे। सिविल एग्रेशन वार में आएगा, जैसे लोग सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले या नहीं, ठीक है, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे होगा। यहाँ पर वार में तो नहीं आता वो, लेकिन वार वाली सिचुएशन अगर पैदा हो जाएगी, कोर्ट मानेगी कि पॉसिबल नहीं था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब मैं दिखाना चाहूंगा आपको बेरेंट। और वेट, थर्ड पार्ट अभी पेंडिंग है। कब कब अप्लाई नहीं होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अब हम ये करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट आता है 3 में, वो है कमर्शियल हार्डशिप, वेयर दिस डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई। सबसे पहले है कमर्शियल हार्डशिप। ये क्या होता है कि मैंने आपको, मान लो कि मूंगफली का तेल बेचने का सौदा किया। क्लियर? 50,000 रुपए में मैंने 50 टिन्स मैंने आपको देने हैं, ठीक है, और 1 महीने बाद देने हैं, मगर इस 1 महीने में मूंगफली 2 रुपया महंगी हो गई, तो भी क्या मुझे तेल देना पड़ेगा? आंसर यस। अब एक कमर्शियल हार्डशिप आ गई मुझ पर, प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गए, तो क्या मुझे तेल देना पड़ेगा? यस। यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। क्लियर? सेकंड, सेल्फ इंड्यूस्ड। मैंने अपनी ही गाड़ी से आपको डिलीवरी देनी थी, और मैंने ये मूंगफली के तेल की डिलीवरी भी मैंने आपको अपनी गाड़ी से देनी थी, और अपनी फैक्ट्री में इस तेल को तैयार करवाना था, और मुझे लगा कि मुझे अपनी गाड़ी बेच देनी चाहिए, और मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। अब मैं आपको डिलीवरी नहीं दे सकता, तो क्या फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई करेगा? नहीं, ये सेल्फ इंड्यूस्ड है।
मेरी खुद की गलती की वजह से मैंने अपने आप को इनकैपेसिटेट किया, अपनी कैपेसिटी खत्म कर ली, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा? नहीं होगा। फिर एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मैंने नीतीश से तेल खरीद कर आपको देना था, लेकिन तय डेट पर नीतीश ने मुझे माल देने से मना कर दिया, ठीक है, तो अब मैं आपको नहीं दे सकता। समझ में आया? तो क्या मैं बच गया? नहीं, मुझ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगेगा और मुझे हर्जाना देना होगा। ये बात अलग है कि मैं भी नीतीश से हर्जाना ले सकता हूं, पर क्योंकि जहां से मैंने माल खरीद के आपको देना था, अगर उन्होंने मुझे माल नहीं दिया तो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, तो ये कह के मैं बच नहीं सकता, मैं ब्रीच कर रहा हूं। वो नहीं, मुझे पहले सोचना चाहिए था, पहले अरेंजमेंट करने चाहिए थे। क्लियर? दूसरा, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। समझिए, जो तेल आपने मुझसे लेना था, ठीक है, उस तेल का आपको क्या करना था? आपके से कई ऑब्जेक्ट्स थे। पहला, आपकी खुद की एक फैक्ट्री थी जहां पर मिठाइयां बनती थी, आपने उसको वहां यूज करना था। साथ ही साथ आपकी एक दुकान भी है जहां पर आप तेल आगे बेचते हो। तीसरा, वही जो ऑयल जो है, ठीक है, आपके एक दवाइयों की फैक्ट्री भी है, आप उसमें भी यूज करते हो। जो मूंगफली का तेल आप मुझसे खरीद के लेके जा रहे हो, उसको एक नहीं, आप 3 जगह पर यूज करते हो। अपनी दवाइयों और कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए, अपनी मिठाइयों की फैक्ट्री में, तीसरा आपकी किराने की दुकान पर आगे तेल भी आप बेच देते हो, जो मुझसे खरीदो वो आगे बेच दोगे। समझ में आया? आपको लगा मिठाई का काम इतना अच्छा चल रहा है, दवाइयां और कॉस्मेटिक्स बनाने की फैक्ट्री तेजी चल रही है, तो करियाने की दुकान मुझे बंद कर देनी चाहिए। तो आपने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डेट से पहले अगर करियाने की दुकान को बंद कर दिया, तो जिस दुकान पर आपने मेरे से लेने वाला मूंगफली का तेल बेच रहा, वो दुकान तो बंद कर दी। ये कह के क्या आप कॉन्ट्रैक्ट से बच सकते हो? नहीं, आपको तेल लेना होगा। अगर आप तेल लेने से मना करते हो ये कह के कि हमारी तो करियाने दुकान बंद हो गई है, तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैव फेल्ड बट द अदर 2 ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ पॉइंट देखिए कि फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट था, वो 3 ऑब्जेक्ट्स थे। 3 में से एक फेल हुआ, 2 तो अभी भी इंटैक्ट है, सही है। तो फ्रस्ट्रेशन की डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं करेंगे। और आगे चलते हैं हम। फिर आता है कंप्लीटेड ट्रांसफर्स, और यहां ऑफ नहीं आएगा, यहां और आएगा, और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या है? आपने मुझसे गाड़ी खरीदने का सौदा किया, ठीक है, और बदले में मुझे आपने एक स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ टॉर्टोइज देने का वादा किया। टर्टल, कछुआ जो होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई तालाब है, उस तालाब में वैसे टॉर्टोइज होते थे, ठीक है। और हुआ ये कि पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दूंगा, उसके 1 महीने के बाद जब सीजन शुरू होगा, बारिशों का होगा और टॉर्टोइज बाहर आएंगे, तब आप एक टॉर्टोइज अपने पॉन्ड में से मुझे दे दोगे। समझ में आया? अब हुआ ये कि मैंने आपको अपनी गाड़ी दे दी, ट्रांसफर कर दिया, और आपने उसको आगे बेच दिया। अब जब टॉर्टोइज देने की बारी आई, तो सरकार ने उस स्पीशी के सभी टॉर्टोइज को सरकारी संपत्ति घोषित कर दी और ट्रांसफर पर बैन लगा दिया। अब आप वो टॉर्टोइज मुझे दे नहीं सकते। समझ में आया? पर जो गाड़ी मैंने आपको दी थी, आपने आगे किसी और को सेल कर दी। समझ में आया? इसे हम कहते हैं कंप्लीटेड, या डी आना चाहिए, कंप्लीटेड ट्रांसफर। मैंने आपको चीज बेची, आपने किसी और को बेच दी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि अब सरकार ने मना कर दिया, तो क्या मेरा आपसे तो चलो गाड़ी लेना बनता है, उस थर्ड पर्सन से क्या मैं गाड़ी ले सकता हूं? आंसर इज नो। समझ में? अब सिर्फ हर जगह मिलेगा गाड़ी जो वैल्यू है। दोबारा समझाता हूं, कोई और एग्जांपल देकर समझाता हूं।
कि से आपने मुझे एक जमीन देनी है, ठीक है, उसके बदले में मैंने आपको एक फ्लैट देना है। आपने देनी है एग्रीकल्चरल लैंड, मैंने देना है आपको फ्लैट, ओके। और 1 महीने का फर्क है दोनों ट्रांसफर्स में, क्लियर। आपने अपना फ्लैट मुझे दे दिया, रजिस्ट्री होगी मेरे नाम पर, ठीक है, कागज मेरे नाम पर बन गए, और मैंने हाथों हाथ वो फ्लैट एक्स को बेच दिया। अब मेरी बारी थी अपनी एग्रीकल्चर लैंड आपको देने की, एकदम से अखबार में आ गया, जमीन एक्वायर हो गई, अब वो सरकारी संपत्ति बन गई। अब मैं चाहकर भी वो लैंड आपको बेच ही नहीं सकता, समझ में आ गया। अब वो आदमी एक्स जिसमें वो एक बोनाफाइड बायर है, जिसने वो फ्लैट खरीदा है, क्या आप उससे फ्लैट वापस ले सकते हो? नहीं। अब सिर्फ आप क्या ले सकते हो, जो मार्केट वैल्यू है वो हर जगह पे से ले लोगे, जो फ्लैट आपका चला गया, क्लियर, ओके। और आगे चलते हैं। तो ये थे 5 पॉइंट जहां पर अप्लाई नहीं होगा। कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीट होगी ना, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ओके, या एग्जीक्यूट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। अब हम करेंगे इसी चीज को कहां से, बेरेट से, जो हम अगले सेशन में कल करेंगे। ये रहा बेरेट। तो हम कल के सेशन को यहां से शुरू करेंगे, सेक्शन 56, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कि अगर एक ऐसा एक्ट करने का एग्रीमेंट हुआ जो पहले से करना जिसको इम्पॉसिबल था, वो तो वॉइड है, पर अगर पहले पॉसिबल था और बाद में इम्पॉसिबल हो गया तब भी वो वॉइड हो जाता है, क्लियर। तो हम कल करेंगे सेक्शन 56 फ्रॉम बेयर एक्ट। आज के सेशन को यहां पे खत्म करता हूं। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इफ यू हैव, कोई कुछ पूछना चाहेगा? Sir, not from this session, but I have a journal doubt. पूछिए। What is portfolio investment? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, Yes, sir. मैं इस वाले लेक्चर को खत्म करता हूं, फिर आपको बताता हूं। 1 मिनट, आप मुझे कॉल कर लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन ये है ना, अभी बताता हूँ। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बता दूंगा, ठीक है, ओके। Yes.